बिहार कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा दायर कर सकता है। अब देखिए ना, बिहार की राजनीतिक भूमि इतनी समृद्ध है कि इसके बारे में नीतीश कुमार जी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह कहना पड़ा था कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, इसके बारे में पता ही नहीं चला। नीतीश कुमार जी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को जब ऐसा कहना पड़ता है तो समझ सकते हैं कि इस राजनीति सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं करते हैं, बल्कि बिहार के जनमानस के खून में कहीं ना कहीं राजनीति का एक जीन जो है वह पाया जाता है। अब समझिए, साम दाम दंड भेद फिर से लगना शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार में उपचुनाव को लेकर के घोषणा शुरू हो गया है और अब उपचुनाव को लेकर के कुछ ही दिन बाद, करीब एक सप्ताह बाद ही जो है आपको पूरा नॉमिनेशन को लेकर के पूरा जो है एक जत्था रवाना हो जाएगा, नॉमिनेशन करना आरंभ हो जाएगा। और इस बार फिर से एक मजबूत सीट बना है गोपालगंज। गोपालगंज में आपको याद होगा कि बीजेपी कोटे से सुभाष सिंह जीत करके आए थे, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए थे, लेकिन जो है उनके स्वास्थ्य की वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद वह सीट खाली हुआ है और उपचुनाव वहाँ पे अब होना है। लेकिन 22 साल बाद वहाँ ऐसा समीकरण बना है जिससे अब जो है और स्थिति जो है आपको टफ होते जा रही है, कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक कहावत है, घर की भेदी लंका डाहे। अब एक और उपचुनाव को लेकर के इधर बातें हो रही है, लेकिन इससे पहले भी नगर निकाय का जो है चुनाव होना था। आपको याद होगा कि कैसे 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को नगर निकाय का चुनाव पहले से जो है प्रस्तावित था, लेकिन अंतिम समय में जब नॉमिनेशन का डेट लॉक हो गया था, चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हुए थे, एक दूसरे पर जो है कैसे पूरी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव प्रचार किया जा रहा था, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया था पूरे बिहार में। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई ऐसे जगह थे जहां पहली बार नगर निकाय का चुनाव होना था, लेकिन इसी बीच में हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है, इसके बाद नगर निकाय का चुनाव जो है उसे चुनाव आयोग को टालना पड़ता है। 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरण में जो चुनाव होने थे उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। और इसको लेकर के अब जो है आपको बता दें कि जो जदयू के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब जो है अभी संघर्ष का रास्ता जो है वह नाप रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार जी पर खतरनाक हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी की नियति में ही ऐसे ही है, पहले भी 2007 में और अलग अलग समय में कालखंड में ऐसा होता रहा है और जो है कोर्ट को भी हस्तक्षेप करता रहना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जी नहीं चेते हैं। पहले भी ऐसी स्थिति हुई है, लेकिन अब फिर से 2022 में ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी से सवाल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी इतने हठी क्यों हैं, किसी की बात क्यों नहीं मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जो है वह आदेश दे चुका था, तो इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख करके नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों किया, आरसीपी सिंह जी ने पूछा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इतना जो चुनाव प्रचार में सभी कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, पूरे धनबल का प्रयोग हो रहा था, इतना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है चुनाव में, तो इसका ठीकरा किस पर फूटना चाहिए, नीतीश कुमार जी पर फूटना चाहिए या नहीं फूटना चाहिए। आरसीपी सिंह जी ने यह सवाल कर दिया है और नीतीश कुमार जी का इस चुनावी रणनीति में एक और जहां नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी से लेकर के हर जगह से लेकर के फजीहत झेल रहे हैं, विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार जी फजीहत झेल रहे हैं, इस चुनाव वाले प्रकरण पर हाई कोर्ट की ओर से फटकार झेल रही है बिहार सरकार। ऐसे में आरसीपी सिंह जी ने वे इस पर पूरा कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसके बाद जब नगर निकाय वाला चुनाव जो टल गया है, इसके बावजूद बिहार में अब जो है उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, चुनावी कैंडिडेट जो है वह उभर करके सामने आने लगे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बीजेपी की ओर से। गोपालगंज विधानसभा में इस बार बीजेपी जो है इस बार फिर से टक्कर देने के लिए तैयार है और बीजेपी जो आपको सुभाष सिंह जी जो कि दिवंगत हैं, उनकी पत्नी को लेकर के इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे बिहार में सहानुभूति वोट जो है वह कितना मायने रखता है। इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा कि कुशेश्वर स्थान वाले में, तो कैसे जो है जदयू ने उन्होंने जो है आपको
टिकट दिया था और वहाँ पे भी यही पूरा पैटर्न जो है किस इतिहास रहा है बिहार में। इसी इतिहास के तहत बिहार में विजय प्राप्त की थी जदयू ने, आपको याद होगा। इसके बावजूद वहाँ कांग्रेस के भी प्रत्याशी उतरे थे। कैसे पूरा कोशिश हो रहा था, लेकिन कुशेश्वर स्थान में कैसे जदयू जो है एक नए युवक को जो है वो टिकट देती है और उसे सहानुभूति वाले वोट का पूरा फायदा मिलता है, विजय तिलक लगता है। संजय झा की कितनी वाहवाही होती है इस पूरे प्रकरण में, आपको याद होगा। तो ऐसे में फिर से एक बार रणनीति बननी शुरू हो गई है। तो बीजेपी भी इसी रणनीति का उपयोग करने वाली है और सुभाष सिंह के पत्नी को इस बार टिकट देने के पूरे मूड में दिख रही है। अंदर भीतर खाने से यही खबर आ रही है कि बस अब जो है वह टिकट मिलना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है। महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो गोपालगंज का सीट जो है, गोपालगंज ऐसे भी लालू प्रसाद यादव जी के गृह जिला में आता है। तो आपको याद होगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी बढ़त बनाना चाहेंगे वहाँ पर, लेकिन इस बार चुनावी रणनीति के तहत जो है महागठबंधन का सीट जदयू के हिस्से में जा सकता है। और जदयू में इस बार जो है तैयारी भी है। आपको याद होगा जदयू से एक बड़े नाम है मंजीत सिंह जी का, जदयू में उपाध्यक्ष के पद पर हैं मंजीत सिंह जी। पहले भी 2 बार बैकुंठपुर से विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार जी से उनकी कितनी बनती है, कितनी करीबी है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बैकुंठपुर से पहले भी जीत के आ चुके हैं 2 बार मंजीत सिंह। तो मंजीत सिंह जी का नाम इस बार होना है, ऐसा आ रहा है भीतर खाने से। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन गोपालगंज से इस बार जदयू जो है मंजीत सिंह को देने के मूड में दिख रही है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस बार एक और नाम है ऐसा, हमने लिखा कि चिराग नीति से। कैसे चिराग नीति से, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद कर लेना चाहिए कि 2020 में क्या कुछ हुआ था। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका लगा था चुनावी परिणाम को देख करके, जिसके बाद सारा माजरा समझ आया था। हमने देखा था कि चुनाव के दौरान कैसे जो है बीजेपी के ऐसे लोग जो बीजेपी के कोर नेता थे, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था बीजेपी के कोटे से, उन्हें लोजपा की सदस्यता दिलाई गई थी और लोजपा से वे चुनाव के समय में वे खड़े हुए थे और वहाँ लोजपा अपने लोगों को खड़ा कर रही थी। चिराग पासवान जी की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा वहाँ अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रही थी, जहाँ नीतीश कुमार जी के हिस्से में जो है एनडीए की सीट पड़ी थी। और ऐसे में उन्होंने नीतीश कुमार जी को काफ़ी हद तक डैमेज किया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि चुनाव खत्म होने के साथ ही लोजपा में जो लोग सदस्यता लेकर के गए थे बीजेपी के लोग, वे वापस जो है वह उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार जी को सारा खेल समझ आया था और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को एक बड़ा झटका, करारी हार का जो है, लगभग करारी हार ही कह सकते हैं, उसका सामना करना पड़ा था। 43 सीट पर आकर के नीतीश कुमार जी सिमट गए थे, बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के रह गए थे। और ऐसा देखने को मिला था कि नीतीश कुमार जी जो इतने दिनों से लगातार मुख्यमंत्री हो, उनकी ही पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी आकर के रह जाती है। यानी कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन इसके बाद कैसे ताना मारती थी बीजेपी, जिसके बाद नीतीश कुमार जी अंततः अलग हुए, ये बात छुपी हुई नहीं है। तो ये चिराग नीति हम जो कह रहे हैं, तो इस बार गोपालगंज में देखने को मिल सकती है। कैसे, तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी के साला भी हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। हम बात कर रहे हैं जो साधु यादव जी की। आपको याद होगा कि लालू परिवार में और साधु यादव जी में जो है वह बनती नहीं है। किस मामले को लेकर के, तो अलग अलग चीज़ें हुई है, कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब सत्ता में थे लालू प्रसाद यादव जी, उस समय सब कुछ अच्छे से बन रहा था। और जब लालू प्रसाद यादव जी विपक्ष में आ गई थी, राजद विपक्ष में आ गई थी, उसी समय कैसे सब कुछ दिक्कत हुआ था, टिकट को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के अलग अलग मसले हुए, अलग अलग परिस्थिति बनी। लेकिन इस बार फिर से जो है आपको दिख रहा होगा कि तेजस्वी यादव पर कैसे, जब विपक्ष में तेजस्वी यादव जी थे और नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय भी जो है उनके मामा, तेजस्वी यादव जी के मामा साधु यादव जी ने सवाल खड़ा किया था। एक बार जुबानी जंग भी हुई थी, हमने ये देखा था। और तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि वे परिवार के गार्जियन हैं, बोल सकते हैं कुछ भी। तेज प्रताप यादव जी कैसे आग बबूला हो गए थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, क्योंकि सत्ता आ गया है। और सत्ता में ऐसा जो है रंग होता है जिसमें सत्ता का रंग बहुत लोगों पे चढ़ जाता है। और ऐसे में यह मान के चला जा रहा है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, तो मामा साधु यादव जी भी जो है खामोश नजर आ रहे हैं और मतलब महागठबंधन सरकार के खिलाफ में कुछ भी बयानबाजी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन की मजबूरी के हिसाब से तो जदयू के कोटे में सीट जा रही है, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि यह सीट जो है गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है, तो गोपालगंज पर कंट्रोल करना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव जी। तो ऐसे में अब भीतर खाने में यह भी खबर है कि तेजस्वी यादव जी के परिवार यानी कि लालू परिवार में और
जो साधु यादव जी में वह अभी सामंजस्य जो है बुरी नहीं है, मतलब ठीक नहीं है तो बुरी भी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर नॉर्मल अभी परिस्थिति चल रही है। और ऐसे में अब यह भी खबर आ रही है कि एक और जहां महागठबंधन की ओर से जदयू के हिस्से में जब सीट जा सकती है तो वहां से जो साधु यादव जी जो हैं वह इस बार पूरी मजबूती से उतरने के लिए तैयार हैं, यानी कि तेजस्वी यादव जी के मामा भी इस बार रणनीति में उतरने के लिए तैयार है। मामा जो हैं वह अपनी पत्नी को, यानी कि साधु यादव जी की जो पत्नी है वह इस बार चुनाव में खड़ी दिखाई देंगी। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि कैसे 2020 के चुनाव के दौरान जो साधु यादव हैं वह दूसरे नंबर पर रहे थे, 41,000 उन्हें वोट जो है के करीब आया था। तो ऐसे में परिस्थिति जो है कुछ और हो सकती है। महागठबंधन के कैंडिडेट यानी कि जदयू के कोटे से मंजीत सिंह हो सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ में साधु यादव रहेंगे। लालू परिवार के से ही आते हैं साधु यादव जी, तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर से माहौल कुछ अलग बन रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा तो कि क्या कुछ होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने अभी तो बहुत हद तक कंप्रोमाइज किया है, लेकिन कंप्रोमाइज दोनों ओर से होता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव आपको दिख रहा होगा कि कैसे सुधाकर सिंह का मामला हो, इससे पहले कार्तिकेय सिंह का मामला हो, कार्तिकेय कुमार का मामला हो, मतलब अनंत सिंह वाला मामला, इसका जगदानंद सिंह वाला मामला, कितने हाई लेवल के लोग, जगदानंद सिंह जी की क्या नाराजगी चल रही है आपसे छुपी हुई नहीं है, आप भी लगातार देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने जब इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की जो जिसके लिए राजद के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जब उनको मंत्री पद से हटा सकते हैं नीतीश कुमार जी के लिए, वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी खुद बनने के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी को अगर यह मतलब एक कहते हैं ना हंसते हुए हाथ में आकर के मतलब एक कहावत है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि कोई शत्रु है आपके हंसते हुए हाथ में आकर के एक तलवार रख दे तो आप क्या कहिएगा क्या। बात वही बात है कि जब आपके लिए तेजस्वी यादव और राजद परिवार इतना कुछ कर रहा है और जदयू के विरोध में अगर तेजस्वी यादव जी के मामा खड़े हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अगर रणनीति समझ भी आ जाती है नीतीश कुमार जी को, अगर ऐसी परिस्थिति नीतीश कुमार जी को लगता है कि यह बयान देना पड़ सकता है कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था यह पता भी नहीं चला, लेकिन नीतीश कुमार जी बयान नहीं दे पाएंगे इस बार, क्योंकि राजद ने बहुत कुछ उनके लिए किया है इस सरकार में। तो मतलब एक समीकरण बन रहा है ऐसा। हालांकि अब ये आगे देखने का मामला होगा कि पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है, लेकिन भीतर खाने से खबर आती है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अपने मामा के थ्रू जो है कुछ नया साध सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी पहले भी कह चुके हैं विधायकों को तोड़िए, 5 विधायकों को तोड़िए, स्पीकर आपका है, सरकार बना लीजिए, नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं कीजिए। तो कहीं से भी कोई बात आती है, कहीं से भी कोई रणनीति आती है तो जेहन से नहीं निकलता है, जेहन में कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि ये कुरुक्षेत्र है, आप सजग रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।